नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के रीजनल एग्जामों के पर्पज़ से संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग प्रत्येक दिन 50+ MCQ पे चर्चा करते हैं। साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग चर्चा करते हैं, जिसके तहत हम लोग आज दूसरे नंबर के प्रैक्टिस पेपर पे चर्चा करेंगे। इसमें भी 50+ MCQ हैं, साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, विशेषकर उत्तर प्रदेश के जो रीजनल एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी PCS होगा, RO का एग्ज़ाम होगा, यूपी SSC का PT एग्ज़ाम होगा, यूपी SI का एग्ज़ाम होगा। अभी हाल ही में कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है 51,000, उसके लिए भी उपयोगी है। साथ ही यूपी GIC और यूपी TGT PGT का एग्ज़ाम होगा और BED का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इत्यादि एग्ज़ामों में बहुत ही कारगर ये जो जीके की सीरीज है होने वाली है। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? ए ऑप्शन में सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन में गोविंद बल्लभ पंत, सी ऑप्शन में वीर बहादुर सिंह और डी ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू। तो बताइए यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन किया गया। गोविंद बल्लभ पंत को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत के मौजूदा स्वरूप को आकार देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने वर्ष 1937 से 1939 के बीच संयुक्त प्रांत के प्रीमियर और 1946 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और वर्ष 1955 से 61 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें वर्ष 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया? तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब बताना है आपको। ए ऑप्शन में इलाहाबाद है, बी ऑप्शन में लखनऊ है, सी ऑप्शन में प्रतापगढ़ है और डी ऑप्शन में वाराणसी है। तो यहाँ पर दूसरे का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, प्रतापगढ़ में चलाया गया नाई धोबी बंद आंदोलन। वर्ष 1917 में पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र ने किसानों के हक में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था। यह किसान सभा किसानों के हक में ब्रिटिश हुकूमत के सामने मांगे रखती थी और दबाव डलवाकर वाजिब मांगे मनवाती थी। लेकिन 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आ गया, जो प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना के रूप में घटित हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले में जो है धोबी बंद आंदोलन हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मुगल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। एक तरफ स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं, तो इनका मिलान करना है और कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो बताइए मरियम महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अकबरी महल कहाँ है? आगरा में। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित किया गया? तो बताइए किसे अवध का नवाब घोषित किया गया? तो यहाँ पर चौथे का सही जवाब है बी ऑप्शन, ब्रिटिश कादिर को जो है अवध का नवाब घोषित किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। कब किया गया? 1857 की क्रांति के दौरान। कब तक रहे? कब से कब तक रहे? तो 1858 से 1859 तक ये जो है अवध के नवाब रहे और इनकी मृत्यु 14 अगस्त 1893 को हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पांचवा, मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है? मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है? तो पांचवें का सही जवाब है डी ऑप्शन, इलाहाबाद में है। खुसरो बाग एक विशाल ऐतिहासिक बाग है
यह दीवारों से अच्छी तरीके से घिरा खुसरो का बाग इलाहाबाद जंक्शन के करीब स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद जंक्शन के करीब स्थित है, जो आपका प्रयागराज है। यहाँ मुगल बादशाह जहांगीर के परिवार के 3 लोगों का मकबरा है। किन किन का है? जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्ज़ा का, और जहांगीर की पहली पत्नी शाह बेगम का, और जहांगीर की बेटी राजकुमारी सुल्तान निथार बेगम का। इन्हें 17वीं शताब्दी में यहाँ दफनाया गया था। इस बाग में स्थित कब्रों पर करी गई नक्काशी देखते ही बनती है, जो मुगल कला संघ स्थापत्य कला का एक जीवंत उदाहरण है। साथ ही इसके प्रवेश द्वार व आसपास के बगीचों और सुल्तान बेगम के त्रिस्तरीय मकबरे की डिजाइन का श्रेय आका रजा को जाता है, जो जहांगीर के दरबार के स्थापित कलाकार हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो 6ठे का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, फतेहपुर सीकरी में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। बात करें इसके मकबरे की, तो शेख सलीम चिश्ती के मकबरे 16वीं सदी के आरंभ में निर्मित एक सुंदर और भव्य संरचना है। प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर ने बेटा होने की भविष्यवाणी करने वाले सूफी संत सलीम चिश्ती को श्रद्धांजलि के रूप में इस मकबरे का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम शेख सलीम चिश्ती मकबरा रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया? कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया? तो 7वें का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, नाना साहब को घोषित किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 1857 को, जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की तथा पेशवा की उपाधि भी धारण की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बन गई? तो कब बनाई गई आगरा से इलाहाबाद? तो 8वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, 1858 में बनाई गई आगरा से इलाहाबाद राजधानी उत्तर प्रदेश की। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 9वां। तो क्वेश्चन नंबर 9वां है, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पे 9वें का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, शहादत खान ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो अवध के नवाब थे। सन 1798 तथा उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि का प्रस्ताव लाया गया। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों की बाहरी खतरों तथा आंतरिक विवादों से रक्षा करना स्वीकार किया। अवध के नवाब शहादत खान ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो यहाँ पर शहादत खान ने जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और ये सहायक संधि कौन लेकर आ रहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? तो 10वें का करेक्ट आंसर है सुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, जो अवध के नवाब थे। अब बात करते हैं बक्सर का युद्ध हुआ कब था। तो बक्सर का युद्ध जो है 22-23 अक्टूबर 1764 में बक्सर नगर के आसपास के ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? तो अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? तो यहाँ पर 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी ने कर दिया था अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? साम्राज्यवाद से। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था। साथ ही 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ के रेजिडेंस आउट्रम ने अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करवा दिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह हुआ करता था। कौन हुआ करता था? वाजिद अली शाह। पूछा भी जा सकता है कि जिस समय अवध का विलय हो रहा था उस समय अवध के जो है नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है
इलाहाबाद की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और बादशाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोड़ा और इलाहाबाद के जिले शाह आलम द्वितीय को लौटाना स्वीकार कर लिया। साथ ही कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक खिराज देना स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इस संधि के बदले में बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का अधिकार भी सौंप दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया था? तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन इलाहाबाद में पढ़ा गया था उनका घोषणा पत्र। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? 1857 की विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी हुआ करती थी। बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादर के नाम पर शासन किया और 1857 के आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने लखनऊ से किया था। तो पूछे अगर कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया, तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 15 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 1875 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी ये भी बताया जाएगा। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को विस्तार से। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया और 1875 में एक स्कूल शुरू किया जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अंततः 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो अभी की जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जो 1920 में इसका नाम दिया गया, उसे पहले मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शिव दयाल साहब ने की थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इनका जन्म 24 अगस्त 1818 को पन्नी गली आगरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पन्नी गली आगरा में 24 अगस्त 1818 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एनी बेसेंट ने की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए इसके एक्सप्लेनेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मदन मोहन मालवीय भी ऑप्शन में दे रखा है। तो इसके एक्सप्लेनेशन पे चर्चा करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्रायः BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। पूर्व में इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट क्रमांक संख्या 16 सन 1915 में हुई थी। सन 1915 में हुई थी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत अवसर पर इसकी स्थापना की गई। वहीं 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने वाराणसी में की। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बारे में पूछ रहा है, ना कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के बारे में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की वाराणसी में। तो यहाँ पर इसलिए बी ऑप्शन सही जवाब है। यह महाविद्यालय बाद में पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। इसे बाद में बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनाई गई थी? तो यहाँ पर 18 का कौन सा सही जवाब होगा? 18 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन कानपुर के सम्मेलन में वे अध्यक्ष बनाई गई थी। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्षा बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19।
चौरी चौरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो चौरी चौरा कांड का संबंध जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। शहीद स्मारक चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को ही चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है और यह घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो बताइए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो 20 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कैंपबेल ने किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब बात करते हैं कुछ विद्रोह के नेताओं की और जो है उनका दमन करने वाले कुछ जो है ब्रिटिश अधिकारियों के बारे में। तो 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया। बात करें मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा शांति की घोषणा की गई। तो पूछा जा सकता है कि 8 जुलाई 1858 को किसने शांति की घोषणा की? तो लॉर्ड कैनिंग ने की। और कितने महीने बाद? तो 14 महीने बाद। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ विद्रोह हुए। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बरेली, इलाहाबाद और बनारसी और बिहार में। तो यहाँ पर दिल्ली में जो विद्रोह हो रहे थे उसका नेतृत्व जो है भारतीय नेता कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय। और ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया, जॉन निकोलसन जो थे ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने दिल्ली में हो रहे जो विद्रोह को दबाने का काम किया। वहीं लखनऊ में जो विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि बेगम हजरत महल कर रही थी। और इस विद्रोह को दबाने का काम किसने किया? हेनरी लॉरेंस ने। अगला है कानपुर में जो विद्रोह हो रहे थे उसका नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे और इसको दबाने का काम कौन किया? सर कॉलिन कैंपबेल ने। और नेक्स्ट है जो झांसी और ग्वालियर में विद्रोह हो रहे थे, तो झांसी का नेतृत्व लक्ष्मीबाई कर रही थी और ग्वालियर का नेतृत्व जो है तात्या टोपे कर रहे थे। और इस विद्रोह को दबाने का काम जनरल ह्यूज रोज ने किया। और जो बरेली में विद्रोह हो रहे थे उसका नेतृत्व खान बहादुर खान कर रहे थे और जो है इसको दबाने का काम सर कॉलिन कैंपबेल कर रहे थे। और अगला विद्रोह जो हो रहा था इलाहाबाद और बनारस में, तो इसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। और इनको दबाने का, जो इलाहाबाद का विद्रोह था उसको दबाने का जनरल नील कर रहे थे प्रयास। और जो बनारस से विद्रोह हो रहे थे उसको दबाने का काम कर्नल ऑनसिल कर रहे थे। और जो बिहार में विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। और ब्रिटिश अधिकारी जो दबाने का काम कर रहे थे विलियम टेलर कर रहे थे इस विद्रोह को दबाने का काम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, अहमदुल्लाह कर रहे थे। ए ऑप्शन सही जवाब है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों से फैजाबाद को आज़ाद कराने का अलग इतिहास है। इस आज़ादी के नायक मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे, जिन्हें 15 जून के दिन ही उन्हें धोखे से मार दिया गया था। फैजाबाद गजेटियर में इस नायक का उल्लेख किया गया है। उन्हें बाद में फैजाबादी मौलवी उर्फ डंका शाह की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे? तो 22 का सही जवाब है ए ऑप्शन, इलाहाबाद के अधिवेशन में जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। जॉर्ज यूल का जन्म 17 अप्रैल 1829 को स्कॉटलैंड के स्टोन हेवेल नामक स्थान पर हुआ था। इलाहाबाद में 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था? 1888 में इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर इन्हें चौथे अधिवेशन में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ? तो 23 का सही जवाब है यहाँ पे बी ऑप्शन, लखनऊ में। बी ऑप्शन सही जवाब है। 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। बाल्कन युद्ध के बाद भारतीय मुस्लिम अंग्रेज सरकार से नाराज थे
उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना आदि मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे। लीग ने लखनऊ अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया। साथ ही 1916 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस में ही मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना व कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? तो 24 का सही जवाब है डी ऑप्शन, इलाहाबाद में हुई थी। 30 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि वायसराय को 1 महीने का नोटिस देकर असहयोग आंदोलन शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 25 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी रामदास बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल आदि ने कानपुर में की थी। पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि सशस्त्र क्रांति को व्यवस्थित करके औपनिवेशिक शासन समाप्त करने और संघीय गणराज्य संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई? तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, बलिया में अस्थायी सरकार बनाई गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया? काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया? तो 27 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 9 अगस्त 1925 को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ के करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काकोरी में इस घटना को अंजाम दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, लखनऊ में किया गया अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन। अप्रैल 1935 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना की गई। इसी वर्ष एन.जी. रंगा एवं अन्य किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना बनाई और अपने इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। तो आ गया ना लखनऊ यहाँ पे, तो लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रोफेसर एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहां बंदी बनाकर रखा गया था? तो 29 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, इलाहाबाद में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। कब से कब तक? 11 मई 1922 से 20 मई 1922 तक उन्हें इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया। फिर वहां से लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल शिफ्ट कर दिया गया। अपनी पहली जेल की सजा काटकर बाहर आने के बाद नेहरू विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की मुहिम में जुट गए। नेहरू गिरफ्तार यूं हुए कि 11 मई को वे अपने पिता से मिलने जेल गए। वहां उल्टा उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इलाहाबाद जेल भेजकर वहां की जिला जेल में डाल दिया गया उनको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए थे? तो 30 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 अधिवेशन हुए थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 31। कांग्रेस अधिवेशन के समय वह स्थान को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कोट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बताइए 1888 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। और 1899 का जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। 1946 का अधिवेशन हुआ था वो मेरठ में हुआ था। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना था?
तो यहाँ पर 32 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, सरोजनी नायडू बनी थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। कब से कब तक रही? 15 अगस्त 1947 से 1 मार्च 1949 तक रही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर शहीद हुए थे? तो यहाँ पर 33 का सही जवाब होगा, हर किसी को पता है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तर प्रदेश को समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट के माध्यम से उत्तर जानें। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत की बात करें तो 34 में उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है 1836 में था उत्तर प्रदेश का नाम। आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत जो है 1877 में नाम था उत्तर प्रदेश का। और संयुक्त प्रांत जो है 1937 में था और उत्तर प्रदेश 1950 में पड़ा। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना था? तो यहाँ पर 35 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, पुरुषोत्तम दास टंडन बने थे। बी ऑप्शन सही जवाब है। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम और धार्मिक शहर इलाहाबाद में हुआ था। पुरुषोत्तम जी के व्यक्तित्व का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष उनका विधायी जीवन था, जिसमें वह आज़ादी के पूर्व 1 दशक से भी अधिक समय तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष रहे और वर्ष 1961 में उन्हें देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? तो यहाँ पर 36 का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, सन 1921 में इलाहाबाद से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थानांतरित की गई। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 1834 तक तो इलाहाबाद ही राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 1834 में आगरा राजधानी कर दी गई और प्रांत का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया। पर 1858 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को फिर से राजधानी उत्तर प्रदेश की बना दिया। इसी के साथ ही 1877 में प्रांत का नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। परंतु स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान जब भारतवासियों के संघर्ष के सामने झुकते हुए अंग्रेजों ने बिना शर्त सरकार बनाने पर सहमति दी तो राज्य का नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया और वर्ष 1921 तक इलाहाबाद ही राजधानी रही, लेकिन 1921 में लखनऊ को राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो 37 का बताइए सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, अयोध्या में हुआ था उनका जन्म। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, गाजीपुर में है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। जुलाई 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, लेकिन 5 अक्टूबर 1805 को अचानक उन्हें बुखार आ जाने की वजह से उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हो गई। गाजीपुर में ही इनका मकबरा बना हुआ है, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में आज भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। आपको बताना है कि वर्तमान में कड़ा कहां पर स्थित है। तो यहाँ पर 39 का सही जवाब है बी ऑप्शन, कड़ा जो है इलाहाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। कड़ा इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर खिलजी वंश का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपने भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी के हाथों मारा गया था। मुस्लिमों के शासन के समय कड़ा राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था, बल्कि एक समय तो यह भी कहा जाने लगा था कि जिसके पास कड़ा है वह दिल्ली का भावी सुल्तान होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छद्र का संबंध किस जनपद से है? तो यहाँ पर 40 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, बरेली से है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। पांचाल राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था,
यह उत्तर में हिमालय के भाबर क्षेत्र से लेकर दक्षिण में चर्मनवती नदी के उत्तरी तट के बीच के मैदानों में फैला हुआ था। उत्तर पंचाल हिमालय से लेकर गंगा के उत्तरी तट तक था तथा उसकी राजधानी अहिच्छद्र थी तथा दक्षिणी पंचाल गंगा के दक्षिणी तट से लेकर चर्मनवती तक था। उसकी राजधानी काम्पिल हुआ करती थी। उत्तर पंचाल के अवशेष रामनगर में खोजे गए हैं, जो भारत के उत्तर प्रदेश में बरेली जिले में स्थित एक गांव है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा और विस्तार रूप जान लेते हैं। अखंड पांचाल की सत्ता पांडवों के ससुर तथा द्रौपदी के पिता द्रुपद के पास हुआ करती थी। महाभारत में कहा जाता है कि पहले द्रुपद तथा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बीच घनिष्ठ मित्रता हुआ करती थी, लेकिन एक वचन के कारण दोनों में मनमुटाव हुआ और फलतः दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध में द्रुपद की हार हुई और पांचाल का 2 भागों में विभाजन हो गया, जिसे उत्तर पांचाल और दक्षिण पांचाल के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पंचाल के राजा द्रोणाचार्य के पुत्र अस्थामा मनोनीत हुए तथा द्रुपद को दक्षिणी पंचाल से ही संतोष करना पड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों को ही गंगा अलग अलग भागों में बांटती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो 41 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। बांदा जिले में उनकी मृत्यु हुई थी। बांदा जिले में एक जगह है कालिंजर, वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 मई 1545 में चंदेल राजपूतों के खिलाफ लड़ते हुए शेरशाह सूरी ने कालिंजर किले की घेराबंदी की थी, जहां उक्का नामक आग्नेयास्त्र से निकले गोले के फटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली कहाँ है? तो 42 का सही जवाब है बी ऑप्शन, वाराणसी है उनकी जन्मस्थली। बी ऑप्शन सही जवाब है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व पौष कृष्ण एकादशमी के दिन जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी था। राजा अश्वसेन वाराणसी के राजा थे और जैन पुराणों के अनुसार तीर्थंकर बनने के लिए पार्श्वनाथ को पूरे 9 जन्म लेने पड़े थे। कितने? 9 जन्म लेने पड़े थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद में हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी। तो 43 का सही जवाब है ए ऑप्शन, बुलंदशहर में हुआ था उनका जन्म। ए ऑप्शन सही जवाब है। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 ईस्वी में सैयद परिवार में उनका जन्म हुआ और जियाउद्दीन बरन जो आधुनिक बुलंदशहर के रहने वाले थे, इसलिए अपने नाम के साथ बर्नी लिखते थे, क्योंकि बुलंदशहर का नाम और बर्नी में काफ़ी समानताएं हैं। इनका बचपन अपने चाचा अला उल मुल्क के साथ व्यतीत हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार हुआ करते थे। समता बर्नी ने 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उन्हें कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। बाबर ने कहां पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो बाबर ने संभल में, जो है आज की लोकसभा सीट है जो संभल, वहां पे जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद, जिसे बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, संभल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। ये संभल का एक विरासत स्थल है। यह मस्जिद 1528 में सम्राट बाबर के आदेश के तहत मीर बेग द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा? मीर बेग द्वारा बनवाई गई थी। किसके आदेश पर? बाबर द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है वाराणसी जिले में हुआ था। डी ऑप्शन सही जवाब है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी के पुण्य व पवित्र क्षेत्र 80 घाट वाराणसी में हुआ था। 80 घाट है ना, वहाँ पर हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु भी पुकारा जाता था। इनका विवाह सन 1842 में 7 साल की उम्र में झांसी के राजा गंगाधर राव निवालकर के साथ बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46।
सही कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन दे रखा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ये कथन सही है। अगला कारण दे रखा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये भी सही है, लेकिन दोनों कथनों में समानताएं नहीं है, क्योंकि एक गणराज्य की बात कर रहा है, एक जो है महात्मा बुद्ध की बात कर रहा है, तो दोनों में समानता नहीं है, कारण सही नहीं आ रहा, तो इसलिए ए आर दोनों सही है, मतलब कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, झांसी की स्थापना कब की गई थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या हम जानेंगे कि झांसी का नाम झांसी कैसे पड़ा, इस पर जानेंगे हम इसके एक्सप्लेनेशन के तहत। तो अब बात कर लेते हैं झांसी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 1631 में झांसी की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। झांसी नगर को ओरछा के प्रतापी राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बसाया था। उन्होंने 1608 ईस्वी में बलवंत नगर गांव के पास की पहाड़ी पर एक विशाल किले का निर्माण कराया, वह नगर भी बसाया। झांसी का नाम झांसी कैसे पड़ा, इसके बारे में कहा जाता है कि जब वीर सिंह देव बुंदेला ओरछा अपने इस नगर को देख रहे थे तो उनको झांसी, यानी झांसी का मतलब होता है धुंधला दिखाई देना, जैसे कोहरा जमा हो धुंधला दिखाई देना। तब उन्होंने अपने मंत्री से कहा ये झांसी क्यों दिख रही है, तो उनके मंत्री ने कहा झांसी नहीं महाराज, ये आपका नया शहर है जिसको आपने बसाया है। तब से इसका नाम झांसी हो गया, जो आज कहते कहते झांसी के नाम से बदल चुका है। और आगे की इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन 1627 में राजा वीर सिंह देव की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जुझार सिंह ने सिंहासन संभाला और उसने सन 1631 ईस्वी में झांसी की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ उनके संबंधित स्मारक दे रखे हैं। तो 48 का देखते हैं। तो कौशाम्बी घोषिताराम मठ है, और कुशीनगर में जो है राणा भर स्तूप है, और जो है सारनाथ में धम्मेक स्तूप है, और श्रावस्ती में सहित महेत है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। उत्तर प्रदेश का प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है। तो 49 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जैनों का तीर्थ स्थल है। बी ऑप्शन सही जवाब है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक जैन तीर्थ स्थान है। यह प्रयागराज से लगभग 60 किमी दूर है। यहाँ 6वें जैन तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का मंदिर भी है, जो पूरे वर्ष पर्यटकों को आकर्षित करता है, तथा प्रभासगिरी हिंदुओं के लिए भी एक पवित्र स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने अंतिम दिनों को यहीं पर व्यतीत किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वह कौन थे। तो बताइए, 50 में वे पाल थे, गुर्जर थे और राष्ट्रकूट थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ना कि चोल थे। तो चोल गलत है, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट थे। इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके सीरीज का प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्हीं से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।